दिसंबर 2024 को बशर अल असद की गवर्नमेंट को सीरिया में पावर से हटा दिया जाता है और फिलहाल सीरिया में दो मेजर पावर रूल कर रहे हैं, पहले कर्ड्स और दूसरे एचटीएस के रिबल फोर्सेस। और हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया का नया झंडा भी डिक्लेयर कर दिया है। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट को बाहर निकाल दिया गया और इस तख्ता पलट से वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली हमारे भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आइए आज की इस जियोपॉलिटिक्स वाली वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों मैं सीरिया के बारे में कुछ बताऊं तो अभी 8 दिसंबर तक वहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद थे, जो कि एक डिक्टेटर गवर्नमेंट रूल कर रहे थे सन 2000 से। इनफैक्ट इनके पिता हाफिज अल असद भी एक डिक्टेटर ही थे, जो कि 1971 से 2000 तक रूल किए थे और इन दोनों डिक्टेटर से यहाँ की जनता सेटिस्फाई नहीं रहा करती थी। साथ ही ये बात ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट अल असद का कंट्रोल पूरे सीरिया पे नहीं हुआ करता था। यहाँ पर कई संगठन या कह सकते हैं आतंकवादी संगठन एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे कि 26 नवंबर तक इस पार्ट पे बशर अल असद की गवर्नमेंट का कंट्रोल था और इस पार्ट को कर्ड्स कंट्रोल करते थे, जो कि खुद को सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते थे और इस पार्ट पे टर्किश और यहाँ एचटीएस की रेबल फोर्सेस कंट्रोल करती थी। लेकिन कैसे आने वाले 11 दिनों में सीरिया की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया, आइए देखते हैं। 27 नवंबर को एचटीएस के रेबल फोर्सेस ने अटैक की शुरुआत की। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम, जो कि इनका लीडर है और इसने सबसे पहले सीरिया के एलेप्पो शहर पे अटैक किया और 30 नवंबर तक इन्होंने M5 मोटरवे को कैप्चर कर लिया, जो कि सीरिया के कैपिटल डेमास्कस को एलेप्पो से जोड़ता था। जिसके बाद 5 दिसंबर तक हामा और होम्स की टेरिटरी को भी कैप्चर कर लिया जाता है और ये जो रिबल फोर्सेस थी जैसे जैसे सीरिया की आर्मी को डिफीट करती थी, उनके इक्विपमेंट भी कैप्चर कर लेती थी, जिससे वो और स्ट्रांग होते जाते थे। और फिर फाइनली दोस्तों 8 दिसंबर को एचटीएस की रेबल फोर्सेस सीरिया के कैपिटल डेमास्कस को कैप्चर करके वहां की गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर देती हैं और बची हुई सारी सीरियन आर्मी अपनी इक्विपमेंट छोड़ के ईरान भाग जाती है और समय रहते वहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद रशिया के मॉस्को भाग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। और दोस्तों इन्होंने सीरियन सिटीजन पर काफी लंबे अरसे से अत्याचार किया था, जिस कारण इनकी सरकार का तख्ता पलट होते ही यहाँ की जनता जश्न मनाने लगती है। आखिर वो अत्याचार कैसे हुआ था वो अभी आगे आएगा। और अब दोस्तों एक बात ध्यान देना कि एचटीएस ने तख्ता पलट के बाद सीरिया का एक नया फ्लैग भी डिक्लेयर कर दिया, यानी सीरिया में सुप्रीम पावर एचटीएस के पास ही आ चुकी है। लेकिन दोस्तों ये रेबल ग्रुप्स भी दूध के धुले नहीं है। पिछले कई सालों में ऐसा प्रूव है कि ये अलकायदा के साथ लिंक है, साथ ही कई कंट्रीज भी इन्हें टेररिस्ट ग्रुप मानती है। अब ये देखो कि तख्ता पलट से जनता खुश क्यों होती है, इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करती। अब देखो सीरिया की जनता बशर अल असद से 2011 के पहले से परेशान थी, क्योंकि सीरिया में गवर्नमेंट करप्शन, लैक ऑफ फ्रीडम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। और फिर फाइनली मिडिल ईस्ट में एक अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है, जिसमें वहां की कंट्रीज में प्रो डेमोक्रेटिक अपराइज हो रहा था। लेकिन अल असद गवर्नमेंट इसे अनदेखा करते हुए डिक्टेटरशिप को ही फॉलो करती है, जिसको रोकने के लिए वहां की जनता प्रोटेस्ट पे उतर जाती है और ये प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर का रूप ले लेता है। लेकिन अल असद की आर्मी जनता को बुरी तरह से मार पीट के उन्हें शांत कर देती है। लेकिन ये प्रोटेस्ट टोटली बंद नहीं हुआ था और जनता का साथ अपोजिशन की रेबल फोर्सेस भी दिया करती थी। और एग्जैक्टली दोस्तों मार्च 2011 में ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग के दौरान, जो कि 2012-13 में कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है विद द राइज ऑफ आर्म्ड अपोजिशन रेबल ग्रुप्स। जिसके बाद 2014 में इसमें ISIS का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल कोलिजन का रूप भी ले लेता है। लेकिन अब 2015 में रशियन मिलिट्री असद गवर्नमेंट का साथ देते हुए उनकी ओर से लड़ने लगती है। अब देखते हैं दोस्तों यूएसए पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। 2011 में सीरिया के सिविल वॉर में अमेरिका के CIA ने बशर अल असद की सरकार गिरानी चाहिए और सीक्रेटली ये इन रेबल ग्रुप्स को ट्रेनिंग दिया करते थे और इन्हें वेपन्स फंड किया करते थे। और एग्जैक्टली बताऊं तो ओबामा ने ये प्रोग्राम 2013 में स्टार्ट किया था और इस फंड को रोका गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। लेकिन अब वो फिर सत्ता में वापस आने वाले हैं और जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका असद की गवर्नमेंट गिराना चाहता था, तो अमेरिका को इस तख्ता पलट से कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है रशिया की। रशिया का इस तख्ता पलट से काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि रशिया ने अपने इंपॉर्टेंट एयर बेस और नेवी बेस लगा रखे थे सीरिया के लटाकिया और टार्टस में। रशिया मानता है कि अमेरिका सीरिया और रशिया के दोस्ती को पसंद नहीं करता और जैसे दोस्तों अमेरिका रेबल ग्रुप्स को ट्रेनिंग और फंडिंग किया करता था, रशिया असद गवर्नमेंट के आर्मी को ट्रेनिंग
ट्रेनिंग और फंडिंग किया करते थे। खैर ये इवेंट इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए देखते हैं। यहाँ बात आती है दोस्तों OIC की, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें कई इस्लामिक देश आते हैं जो कि इंडिया के कश्मीर मुद्दे पर भारत को ना सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन सीरिया उन चुनिंदा देशों में से एक था जो कि इस कश्मीर मुद्दे पर यह कहता था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मुद्दा है। साथ ही 2016 में सीरिया गवर्नमेंट का स्टेटमेंट भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया के पास राइट है कश्मीर इश्यू को सॉल्व करने का इन एनी मैनर एंड विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। और अब दोस्तों जो गवर्नमेंट बनी है सीरिया में उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा टर्की, जिसने कंप्लीटली कश्मीर मुद्दे पे इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। तो दोस्तों ये सीरिया का तख्ता पलट हमारे लिए तो बढ़िया नहीं है। आई होप आपको सीरिया में हुई तख्ता पलट की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली समझ आई होगी और इसका इम्पैक्ट भी वर्ल्ड पे क्या पड़ा ये भी समझ आया होगा। और हाँ, बांग्लादेश के क्राइसिस की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करें।